हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल JMB बायोलॉजी अंडर आर्ट क्लासेस में। ठीक है, आज हम लोग 12वीं के इतिहास का चैप्टर 3 हम लोगों का चल रहा था, उसका तीसरा लेक्चर और लास्ट लेक्चर हम लोग कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे आज हम लोग देखने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक है, आज जहाँ से हमारी क्लास शुरू होगी वो होगी संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न भिन्न अधिकार। ठीक है, संपत्ति पर जो है किन का अधिकार होता था ना। तो संपत्ति पर देखिए, वैसे तो स्त्री और पुरुष दोनों का अधिकार होता रहा है, ठीक है, लेकिन उनका सीमा कुछ न कुछ निश्चित है। जिस अनुसार हमारा सिलेबस है उसके अनुसार हम ये कह सकते हैं। ठीक है, देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न भिन्न अधिकार। देखिए, मनुस्मृति में जो है, मनुस्मृति के अनुसार बताया गया है कि पिता माता की मृत्यु के पश्चात उनके सभी संसाधनों को उनके सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा कर देना चाहिए। मनुस्मृति में बताया गया है कि पिता माता का जितना भी धन संपत्ति है उन सभी संपत्तियों को उनके सभी पुत्रों के बीच बंटवारा कर देना चाहिए। याद रखिएगा, पुत्रों के बीच, न कि पुत्रियों के बीच। ठीक है, इसमें मनुस्मृति में पुरुषों के लिए धन अर्जित करने के 7 गो तरीका बताया गया है। क्या गो तरीका बताया गया है? 7 गो तरीका। वो तरीका क्या है? वो विरासत में जो उनको धन मिलता है, या वो खोज करके धन ला सकते हैं, खरीद करके ला सकते हैं, विजित करके, निवेश करके, काज करके भी वो धन कमा सकते हैं, या कोई उनको कुछ गिफ्ट के तौर पर कुछ चीज़ें भेंट की जाती है तो उनको स्वीकार करके भी पुरुष क्या कर सकते हैं? धन अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, अब स्त्रियों की बात करते हैं। पुरुषों के लिए मनुस्मृति में कितने तरीके से धन अर्जित किए जा सकते हैं? 7 तरीके से। स्त्रियों के लिए भी कुछ नियम बताए गए हैं। मनुस्मृति में स्त्रियों के लिए 6 तरीके बताए गए हैं। कितने तरीके बताए गए हैं? 6 तरीके बताए गए हैं। वो 6 तरीके क्या है? पहला है वैवाहिक अग्नि के सामने, तथा दूसरा वधु गमन के समय जो भी भेंट उन्हें मिलता है, जो भी आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो भी उनको गिफ्ट मिलता है, गिफ्ट के रूप में जो भी चीज़ें मिलती है उन पर स्त्रियों का अधिकार होता है। ठीक है, उसके बाद स्वजनों के द्वारा जो भी उपहार दिए जाते हैं उन पर भी स्त्रियों का अधिकार माना गया है। इसके अलावा पूर्व समय में जो भी उपहार उनको मिला है वह सब कुछ, ठीक है, जो अपने पति से उनको प्राप्त हो, वैसे धन संसाधनों पर स्त्रियों का अधिकार बताया गया है। ठीक है, विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था और इसे स्त्री धन कहा जाता था। देखिए, विवाह के समय स्त्रियों को जो भी धन संपत्ति दिया जाता था उन पर स्त्रियों का अधिकार माना जाता था। किनका अधिकार माना जाता था? स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था ना। और ऐसे धन को कौन सा धन कहा जाता था? स्त्री धन। कौन सा धन कहा जाता था? स्त्री धन। याद रखिएगा, स्त्रियां पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी नहीं मांग सकती थी। ठीक है, यानी स्त्रियां अपने पिता के संपत्ति में हिस्सेदारी नहीं मांग सकती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा में संपत्ति में भागीदारी ना। मतलब संपत्ति में किस प्रकार से भागीदारी हुआ करता था। देखिए, समाज में संपत्ति के आधार पर भी कई लोग ऐसे थे जो अपने प्रतिष्ठा का दावा करते थे। ठीक है, लेकिन इसके विपरीत कुछ ऐसे भी लोग थे या कुछ ऐसी भी परिस्थितियां थी जहां पर तमिलकम एक ग्रंथ है। ठीक है, तमिल का एक ग्रंथ है, तमिलकम ग्रंथ नहीं है, तमिलकम क्षेत्र है एक। ठीक है, तमिलकम जैसे क्षेत्रों में दान करने वाले व्यक्ति का सम्मान किया जाता था, और जो व्यक्ति कृपण होता था, यहाँ पर कृपण होगा, कृपण, ठीक है, मिस्टेक हुआ है, कृपण हो गया यहाँ पर। ठीक है, जो व्यक्ति कृपण, जिसका अर्थ होता है कंजूस, जो व्यक्ति कंजूस होते थे और जो व्यक्ति सिर्फ अपने लिए धन अर्जित करते थे, ठीक है, किसी का सहायता नहीं करते थे, वैसे व्यक्तियों से घृणा किया जाता था। क्या किया जाता था? घृणा किया जाता था। देखिए, सामाजिक रूपरेखा की अगर बात करें, समाज में कैसे व्यक्ति होते थे, तो कुछ ऐसे ही व्यक्ति होते थे जो अपनी
संपत्ति के आधार पर अपने प्रतिष्ठा का दावा करते थे। ठीक है, वहीं पर कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते थे या कुछ ऐसी भी परिस्थितियां देखने को मिला है जहां पर दान करने वाले व्यक्ति का ज़्यादा सम्मान किया जाता था, और वहीं जो कंजूस या कृपण व्यक्ति होते थे या वैसे व्यक्ति जो सिर्फ अपने लिए धन संपत्ति संग्रह करते थे, वैसे व्यक्ति से घृणा किया जाता था। ठीक है, तमिलकम में लगभग 2000 वर्ष पहले सरदारियाँ थी। ये देखिए, तमिलकम एक क्षेत्र है, ठीक है, तामिल के तरफ का क्षेत्र है। यहाँ पर 2000 वर्ष पहले जो है सरदारियाँ थी, सरदारी चल रही थी। ठीक है, अब सरदारी क्या होता है हम लोग दूसरे वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, सरदारियाँ जिस प्रकार से क्या कहते हैं राजतंत्र चल रहा था, तो वही सरदारी भी कहीं पर था। ठीक है, लेकिन सरदार लोग क्या करते थे, इनका सेना कोई नियमित रूप से नहीं रहता था। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट उसको देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बौद्धों के अनुसार सामाजिक विषमता के बारे में बताएं। कह रहा है कि बौद्ध जितने भी क्या कहते हैं बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई जो भी साक्ष्य मिले हैं उसमें सामाजिक विषमता को किस प्रकार से बताया गया ना। कहा जाता है कि बौद्धों के जो सुत्तपिटक नामक ग्रंथ, याद रखिएगा सुत्तपिटक जो है ये बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। इसमें एक कथा है। ठीक है, इसमें एक कथा बताया गया है कि आरंभ में यानी आरंभ के समय में न तो मानव पूर्ण रूप से विकसित थे और न ही वनस्पति जगत जानते हैं आप लोग, पेड़ पौधा ना। इसमें बौद्ध धर्म के एक ग्रंथ है सुत्तपिटक, उसमें बताया गया है कि शुरुआती समय में न तो मानव पूर्ण रूप से विकसित थे और न ही वनस्पति जगत पूर्ण रूप से विकसित थे। ठीक है, सभी जीव शांति के लिए क्या करते थे, एक निर्बाध लोक में रहते थे जहाँ पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं था। प्रकृति से व्यक्ति उतना ही लेते थे जितना उनको ज़रूरी होता था ना, जितना उनको एक समय के भोजन के लिए आवश्यकता होती थी उतना ही लेते थे। जैसे जैसे मानवों का विकास होता गया धीरे धीरे क्या होती गई, विषमताएं बढ़ती गई। और विषमता के तौर पर आज देख सकते हैं आप लोग कि मानवों में भी आपस में कितना मतलब बहुत ही ज़्यादा भेदभाव है। आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि जातिवाद भी इसका अहम हिस्सा है, भेदभाव का जातिवाद अहम हिस्सा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इतिहासकार द्वारा साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल। देखिए मतलब देखिए इतिहासकार जो है, जैसे कि अगर हम बहुत पुराने ज़माने के बारे में बात करते हैं, बहुत पुराने समय के बारे में बात कर रहे हैं कि अभी हम लोग महाभारत काल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारे इस चैप्टर में महाभारत का ज़्यादा जिक्र हुआ है। तो अगर महाभारत काल के बारे में बात करेंगे तो महाभारत काल के बारे में पता कैसे चला। सबसे पहले तो महाभारत काल से जुड़ा हुआ हमको कोई न कोई साक्ष्य मिला है, सबूत मिला है। वो सबूत देखिए, वो सबूत पुरातात्विक भी हो सकता है। ठीक है, पुरातात्विक आप लोग जानते हैं, पुरातात्विक का मतलब हो गया कि पूरा मतलब पुराने समय में, प्राचीन समय में। ठीक है, प्राचीन समय में व्यक्ति कोई न कोई सामान का तो प्रयोग करता होगा ना, तो जो भी उनके द्वारा प्रयोग किए गए जो भी सामान हमको साक्ष्य के रूप में मिला है उनको हम पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। उसी तरह से जो भी लिखित साक्ष्य हमको मिलता है उसको हम लोग साहित्यिक स्रोत कहते हैं। जो भी ग्रंथ वगैरह मिलता है पुराने ज़माने के बारे में उनको हम क्या कहते हैं, साहित्यिक स्रोत कहते हैं। तो पुराने समय के जो भी साहित्यिक स्रोत मिले हैं उसका इस्तेमाल इतिहासकार कैसे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं ना। तो इतिहासकार क्या करते हैं, सबसे पहले ग्रंथ का विश्लेषण करते हैं। ग्रंथ का विश्लेषण करते समय वे कई सारे बातों का ध्यान रखते हैं, अनेक पहलू पर ध्यान रख देते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या देखते हैं, वो ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया। उसके बाद देखा जाता है कि ग्रंथ के प्रकार कौन से हैं ना। कुछ ऐसे ग्रंथ होते थे जिसमें क्या होता था, अनुष्ठान के लिए, जिसमें पूजा पाठ अनुष्ठान के लिए क्या होते थे, मंत्र वगैरह लिखा हुआ होता था ना। कुछ ऐसे ग्रंथ होते थे जिसमें क्या रहता था, कथा कहानी रहता था ना। तो इसी तरह से इतिहासकार क्या देखते हैं, सबसे पहले ग्रंथ की भाषा देखते हैं, उसके बाद ग्रंथ के प्रकार देखते हैं।
और इसके अलावा क्या देखते हैं, जो लेखक उस ग्रंथ को लिखा है उस लेखक के दृष्टिकोण और विचारों को भी जानने का प्रयास करते हैं कि उनका क्या विचार रहा होगा इस पुस्तक को लिखते समय। ठीक है, उनको भी जानने का कोशिश करते हैं। इन सब मुद्दों का जायजा लेने के बाद ही इतिहासकार क्या करते हैं, किसी भी ग्रंथ को, किसी भी साहित्यिक स्रोत को, विषय वस्तु के किसी भी साहित्यिक स्रोत के विषय वस्तु को, मतलब किसी भी साहित्यिक स्रोत का जो भी पार्ट है उसमें जो भी चीज़ें लिखा गया है उसका प्रयोग करते हैं इतिहास का पुनर्निर्माण करने के लिए, मतलब जानकारी उससे इकट्ठा करने के लिए और हम लोगों को बताने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है महाभारत में भाषा एवं विषय वस्तु। देखिए, तो अगर महाभारत में भाषा का बात किया जाए तो महाभारत में जो भी भाषा था, जब प्रथम बार महाभारत लिखा गया तो वो संस्कृत भाषा में लिखा गया। ठीक है, लेकिन इसकी जो संस्कृत भाषा थी वो अन्य वेदों से और प्रशस्तियों से क्या थी, अधिक सरल थी, आसान थी। प्रशस्ति जानते हैं आप लोग, किसी के प्रशंसा में अगर कोई चीज़ लिखा जाता है उसी को प्रशस्ति कहते हैं। ठीक है, तो महाभारत भी संस्कृत में लिखा हुआ था और वेदों भी संस्कृत में लिखे जाते थे, लेकिन महाभारत का जो संस्कृत भाषा था वो वेदों की अपेक्षा, प्रशस्तियों की अपेक्षा क्या था, बहुत ही आसान था। इतिहासकार महाभारत के विषय वस्तु को दो मुख्य शीर्षक आख्यान और उपदेशात्मक में बांटते हैं। इतिहासकार महाभारत को दो भाग में बांटते हैं। कितने भाग में, दो भाग में, आख्यान और उपदेशात्मक। कितने भाग में, दो भाग में, आख्यान और उपदेशात्मक। ठीक है, याद रखिएगा, आख्यान में कहानियों का संग्रह। देखिए, महाभारत में कई ऐसे जगह है जहाँ पर कहानी मतलब कथा टाइप का कुछ चीज़ें लिखा हुआ है, और कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर सामाजिक आचार विचार के बारे में कुछ नियम बताए गए हैं। तो इस तरह से इतिहासकार महाभारत के दो भाग में बांट दिए, आख्यान भाग और उपदेशात्मक भाग। जिस भाग में कहानी मिला ना, सारी कहानी को मिला करके क्या नाम रख दिया, आख्यान, और जिस भाग में सामाजिक आचार विचार मिला उसको मिला करके क्या नाम रख दिया, उपदेशात्मक। ठीक है, लेकिन ये जो विभाजन है ये पूर्ण रूप से एकांकी नहीं है, मतलब पूरा क्लियरली विभाजन नहीं है, क्योंकि दोनों में, आख्यान और उपदेशात्मक में, दोनों में एक दूसरे का कुछ न कुछ अंश देखने को मिल जाता है। कभी कभी आख्यान में भी आपको उपदेशात्मक का कुछ पार्ट देखने को मिल जाएगा, और कभी कभी जो है उपदेशात्मक में भी आख्यान का कुछ पार्ट देखने को मिल जाता है। ठीक है, इतिहासकारों के अनुसार महाभारत में उपदेशात्मक अंश बाद में जोड़ा गया। इतिहासकार का मानना है कि महाभारत में जो उपदेशात्मक, यहाँ पर उपदेशात्मक मिस्टेक हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, महाभारत में जो उपदेशात्मक अंश है उसको बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, इतिहासकार का ऐसा मानना है। ठीक है, आरंभ संस्कृत परंपरा में, जिस समय में संस्कृत का बोलचाल था उस समय में महाभारत को इतिहास के तौर पर देखा जाता था, इतिहास के श्रेणी में रखा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है महाभारत के लेखक एक है या एक से ज़्यादा है। हमारा टॉपिक है महाभारत के लेखक एक या कई और तिथियाँ ना। तो महाभारत का जब भी लेखक का बात करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि भाट सारथी एक लेखक थे ना। तो माना जाता है कि संभवतः भाट सारथी महाभारत के मूल कथा के रचयिता थे। महाभारत के मूल कथा के रचयिता कौन थे? भाट सारथी। याद रखिएगा, ये अनुमान लगाया जा रहा है, इसीलिए लिखा है संभवतः। इन्हें सूत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सूत। भाट सारथी क्या कहा जाता था? सूत कहा जाता था। ये एक लेखक थे जो उनके क्षेत्र में जो भी राजा थे ना, उनके साथ क्या करते थे, युद्ध क्षेत्र में जाते थे, और जो युद्ध जीतते थे तो उनके जीते हुए युद्ध के बारे में क्या करते थे, कविता लिखते थे। क्या करते थे? कविता लिखते थे। ठीक है, लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच महाभारत में कुछ और चीज़ें लिखे गए ना। तो इसीलिए लिखा गया है कि लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच इस ग्रंथ की रचना काल के एक और चरण मिलते हैं, मतलब इसमें और भी कुछ पार्ट जोड़े गए, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। ठीक है, बाद में लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 से 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते बृहद उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़ा गया। देखिए, महाभारत में
मनुस्मृति का भी कुछ पार्ट जो इसमें मिलता है। मतलब मनुस्मृति में एक विशेष प्रकार का सामाजिक नियम बनाया गया था ना। तो ये सामाजिक नियम महाभारत के कौन से पार्ट में देखने को मिलता है? उपदेशात्मक में। कौन से पार्ट में? उपदेशात्मक में। और ये पार्ट कब जोड़ा गया? लगभग 200 से 400 ईस्वी के बीच। ठीक है। इन सब परिवर्तनों के कारण आप देख सकते हैं ये ग्रंथ जो है शुरू में 1000 श्लोकों वाला था। ठीक है, शुरू में 1000 श्लोकों वाला था, लेकिन कई सारे ऋषि आए और उन्होंने अपने अनुसार कुछ न कुछ इसमें लिखते गए, जिसके कारण इस ग्रंथ का जो आकार है वो बढ़ता गया। इसमें श्लोकों की संख्या क्या होती गई? बढ़ती गई। ठीक है, और बढ़ करके आज ये लगभग 1,00,000 श्लोकों वाला हो गया। बढ़ करके 1,00,000 श्लोकों वाला अभी के समय में महाभारत हो गया है। ठीक है, जिनका रचयिता मूल रूप से ऋषि व्यास जी को माने जाते हैं। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को महाभारत के मूल रूप से रचयिता माने जाते हैं। हालांकि इसमें जितना भी हम लोग स्रोत पढ़ते हैं इसके बारे में, तो उससे ये पता चलता है कि इसमें कंट्रीब्यूशन योगदान कई व्यक्तियों का रहा है, जिसमें मूल रूप से ऋषि व्यास जी को ही इनके रचयिता माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सदृशता की खोज। मतलब सदृशता, सौ मतलब समान और दृश्य समान स्थिति की खोज ना। देखिए महाभारत में जिस भी जगह का जिक्र किया गया है, तो उसके जैसे कुछ ऐसे उस महाभारत में जिस भी नाम का प्रयोग किया गया उन नामों से मिलते जुलते कुछ ऐसे जगह मिले हैं। ठीक है, देखिए 1951 से 52 ईस्वी के समय में पुरातत्व 1951 से 52 ईस्वी के समय में, ये मिस्टेक है, ये बीबी लाल होगा। क्या होगा? बी लाल, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 1951 से 52 ईस्वी में पुरातत्व विभाग के बीबी लाल नाम के एक व्यक्ति थे जो पुरातत्व विभाग में काम करते थे। इन्होंने क्या किया? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हस्तिनापुर नाम का एक गांव है। याद रखिएगा, आप लोग अगर कोई महाभारत देखे होंगे तो पूरा का पूरा महाभारत हस्तिनापुर को लेकर के ही हुआ है ना। तो इसी तरह से हस्तिनापुर नाम का एक गांव का उत्खनन किया गया, जो कहाँ पर पड़ता है? वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में है। ठीक है, तो अनुमान लगाया जाता है कि ये जो गांव है क्या महाभारत वाला गांव है? तो ऐसा माना जाता है कि जरूरी नहीं कि ये महाभारत वाला गांव हो सकता है संयोगवश नाम दोनों का मिलता हो। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि नामों की समानता मात्र एक संयोग है। ठीक है, बीबी लाल को यहाँ आबादी के 5 स्तर मिले। जब बीबी लाल यहाँ पर उत्खनन का कार्य कर रहे थे तो उनको 5 स्तर मिले, उत्खनन का 5 स्तर मिले। ठीक है, कितने स्तर मिले? 5 स्तर मिले। ठीक है, 5 स्तर में से हमारे लिए दूसरा और तीसरा जो स्तर है वो महत्वपूर्ण है। 5 स्तरों में से हमारे लिए दूसरा और तीसरा महत्वपूर्ण है। दूसरा और तीसरा स्तर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, दूसरे स्तर पर जो है, दूसरे स्तर पर मिट्टी के दीवार मिले हैं और कच्ची मिट्टी के ईंट मिले हैं। यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, कच्ची मिट्टी के ईंट मिले हैं, गीत लिखा जा चुका है। ठीक है, दूसरे स्तर पर क्या मिले हैं? मिट्टी के दीवार मिले हैं और कच्ची मिट्टी के ईंट मिले हैं, मतलब कच्ची ईंट मिले हैं। ठीक है, और तीसरे स्तर पर जो है वो तीसरे स्तर पर कच्ची और पक्की ईंटें दोनों मिले थे। ठीक है, कच्ची और पक्की दोनों ईंटों से मिले हुए घर बना हुआ था। तो वो घर जो बना था वो दोनों ईंट से मिल करके कच्ची और पक्की दोनों ईंट का प्रयोग किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर तीसरे स्तर पर ईंटों के नाले भी मिले थे। तीसरे स्तर पर क्या मिला था? ईंटों के नाले भी मिले थे। ठीक है, चलिए महाभारत से जुड़ी हुई, देखिए हम लोग जिक्र किए हुए थे बहुपति प्रथा का ना। बहुपति प्रथा के बारे में महाभारत का भी हम एक उदाहरण ले सकते हैं। क्या? द्रौपदी विवाह। द्रौपदी का आप लोग जानते हैं कि पांडवों से विवाह हुआ था, और पांडव कितने भाई थे? 5 भाई थे। कितने भाई थे? 5 भाई थे। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि ये जो प्रथा था, बहुपति प्रथा, ये शासकों के विशिष्ट वर्ग में किसी समय में था, मौजूद था, चल रहा था। ठीक है, लेकिन
ये प्रथा ब्राह्मणों की दृष्टि में अवांछित था, मतलब ब्राह्मण लोग जो है इनको स्वीकार नहीं करते थे, अमान्य घोषित कर दिए थे इनको। ठीक है, फिर भी इस प्रथा का जो प्रचलन है वो हिमालय के क्षेत्र में देखने को मिला था और अभी के समय में भी मिलता है, ऐसा हमारा एनसीईआरटी जिक्र किया हुआ है ना। तो बहुपति प्रथा वर्तमान समय में कहाँ पर देखने को मिल सकता है? हिमालय क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ। महाभारत को एक गतिशील ग्रंथ क्यों कहा गया? देखिए, महाभारत सबसे पहले लिखा कौन से भाषा में गया? संस्कृत भाषा में लिखा गया। लेकिन ये संस्कृत भाषा में लिखा गया तो ऐसा नहीं है कि ये संस्कृत पर ही रुक गया। महाभारत का पाठांतर यानी दूसरे भाषा में इसका लेखन होते रहा है। महाभारत का अन्य भाषाओं में भी पाठांतर होता रहा है। ठीक है, साथ ही इसके मुख्य कथा इनका जो मेन कथा है उनके कई बार पुनर्व्याख्या किया गया है। कई मतलब व्यक्ति आए जिन्होंने उनका अपने अनुसार व्याख्या किया। ठीक है, इसी तरह से इसी क्रम में एक लेखिका आती है जो शोषण के विरुद्ध बहुत मतलब बराबर अपनी आवाज़ उठाने को लेकर के प्रसिद्ध है ना। उनका नाम है महाश्वेता देवी। क्या नाम है? महाश्वेता देवी। ये बांग्ला की लेखिका है। कहाँ की लेखिका है? बांग्ला की लेखिका है। इन्होंने भी महाभारत के एक छोटे से कथा का पुनर्व्याख्या किया और उसका शीर्षक क्या रखा था? कुंती ओ निषादी। क्या रखा था? कुंती ओ निषादी। तो कई बार पूछा जाता है कि कुंती ओ निषादी मतलब इनके रचयिता या लेखक कौन है, या इनका जो ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो कुंती ओ निषादी महाश्वेता देवी के द्वारा लिखा गया है। एक छोटा सा कथा है जिसको महाश्वेता देवी ने पुनर्व्याख्या किया हुआ है। ठीक है, चलिए इसी के साथ जो है हमारा इतिहास का चैप्टर 3 12वीं के इतिहास का चैप्टर 3 लास्ट करता है ना। थ्योरी वाला सेक्शन लास्ट करता है। तो आई थिंक अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, कहीं पर किसी तरह का डाउट ना रहा होगा। अगर आप लोगों को किसी तरह का डाउट रहता है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और किसी तरह का दिक्कत ना है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें फॉर अपकमिंग क्लासेज। ठीक है, अपकमिंग आने वाली क्लासेज के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ठीक है, चलिए धन्यवाद।